कि जिंदल सर आपने इसका नाम लिखा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। जिंदल सर ये चैप्टर इकट्ठा है या ये दो अलग अलग हैं? नहीं समझे। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम सर इसको इकट्ठा पढ़ेंगे या हायर परचेज अलग है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम अलग है? तो बेटे इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब ये है कि ये दोनों अलग अलग हैं। अकाउंटिंग देखने में आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं और इन दोनों की जो अकाउंटिंग टेक्निक है वो सेम होते हुए भी हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। नहीं समझे बात? हायर परचेज अलग है बेटे, इंस्टॉलमेंट सिस्टम अलग है, और मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसीलिए कह रहा था आपसे कि नोटिंग वोटिंग सब बाद में करेंगे, पहले मुझे आप 10 मिनट इसके ऊपर बोलने दो, और जब बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलें आगे। मैं सबसे पहले हायर परचेज पे बोलना चाहता हूं बेटे। मैं सबसे पहले हायर परचेज पे बोलना चाहता हूं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम इसके बाद देखेंगे हम। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा प्लीज। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक पर्सन है जी मिस्टर जिंदल, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और एक पर्सन है जी मेरे पास मिस्टर शिव। शिव मेरे मैनेजर हैं। इन्होंने मेरे पास 2005 में ज्वाइन किया था। काफ़ी साल हो गए। शिव मेरे पास 2005 में आया था। मतलब शिव को सेवा करते हुए बहुत साल हो गए। किसी ने शिव के कान भर दिए, और एक दिन शिव मेरे पास आया और शिव मुझे कहता है, जिंदल साहब जब मैं आपके पास आया था तब आप स्कूटर पे होते थे, राइट? आज आप मर्सिडीज और जैगवार में घूमते हो, आपने मेरे लिए क्या किया? तो मैंने शिव को बोला, अरे शिव तेरे को सैलरी देता तो हूँ हर महीने। कहता नहीं सर, आपके पास एक मारुति ऑल्टो खड़ी है, आप उसको चलाते भी नहीं हो, आप उसको देखते भी नहीं हो, वो बेकार खड़ी है, मुझे आपकी ऑल्टो चाहिए। अब मैं भी स्कूटर पे नहीं आऊँगा, मेरे को आपकी मारुति ऑल्टो चाहिए। मैंने शिव को समझाया, शिव ऑल्टो क्या करनी है तूने, तेरे पास बढ़िया अपना स्कूटर है, स्कूटर पे रहता है, बढ़िया है। नहीं सर, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। और मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई देख, मैं अपनी गाड़ी तो तेरे को दूंगा नहीं, मारुति ऑल्टो मेरी पहली गाड़ी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास खड़ी है, मैं चलाऊँ या ना चलाऊँ मेरी मर्जी। इतना बड़ा मुंह फुला लिया, और कहता जी मैं 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। 2 दिन की छुट्टी मार गया। कहता जी मुझे तो बुखार है, मैं तो आ नहीं रहा। सीधी सीधी बात, नाराज हो गया, घर चला गया। तीसरे दिन, 2 दिन के बाद तीसरे दिन बिल्कुल ब्रांड न्यू कार, मारुति ऑल्टो, बिल्कुल नई गाड़ी शोरूम से निकलवा के लाया, और मुझे चाबी घुमा के दिखा रहा है ऐसे ऐसे। मैंने शिव से पूछा, शिव नई गाड़ी? तो मुझे कहता है, जिंदल सर आप अगर मुझे गाड़ी नहीं दोगे तो मैं ले नहीं सकता क्या? अब मुझे तो पता था कि इसने पंगा ले लिया। तो मैंने शिव से फिर पूछा, मैंने पूछा ये गाड़ी कहाँ से लेके आए हो? कहता है जी नई निकलवाई है। मैंने कहा पैसे? कहता किश्तों पे। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई। कहता जी मैं तो मारुति के शोरूम पे गया, मैंने उनको बोला कि गाड़ी चाहिए, उन्होंने मेरे से 50,000 रुपये लिए, 50,000 रुपये मैंने उनको दिए, और बाकी मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा ली अपनी। मैंने बोला गाड़ी कितने की है? कहता जी गाड़ी मेरी है 2.5 लाख की। अच्छा, गाड़ी की कीमत है 2.5 लाख रुपए। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने कितने पैसे दिए? कहता जी 50,000 रुपये तो मैं दे आया डाउन पेमेंट, 50,000 रुपये डाउन पेमेंट दे आया। मैंने बोला फिर तो 2 लाख बचते हैं। कहता जी बिल्कुल 2 लाख बचते हैं। मैंने बोला इंस्टॉलमेंट कितने की है? कहता जी मैंने ना उनको 5,000 रुपये की 60 इंस्टॉलमेंट देनी है,
और मेरा जो है 5 साल का लोन है। हाँ, 1 साल में 12 इंस्टॉलमेंट जाएंगी, 12 5 60, 5 साल का लोन एग्रीमेंट है। तो मैंने शिव को बोला, शिव ये तो 3 लाख बनते हैं। वो कहता है ये कैसे हो गया, बचने चाहिए 2 लाख, इंस्टॉलमेंट चुका रहा है वो 3 लाख। मैंने शिव को बोला, अरे भाई ये तो 3 लाख बनते हैं, 50,000 रुपये तू उनको डाउन पेमेंट दे आया, 3 लाख रुपए की तूने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो तूने तो 3.5 लाख रुपए दे दिए। तू तो कह रहा है गाड़ी 2.5 लाख की है, पर तेरी जेब से तो 3.5 लाख निकल गए। इसको हो गई टेंशन। ये पहुंचा कंपनी के शोरूम में और उनसे पूछा कि तुम 2.5 लाख की गाड़ी के मेरे से 3.5 लाख क्यों ले रहे हो भाई। तो मैनेजर साहब ने अब इनको समझाया कि आप तो गाड़ी लेने के चक्कर में पूरे जोश में थे, आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, आपके पास पैसे तो थे ही नहीं, आपने 2.5 लाख की गाड़ी हमसे ली, दिए सिर्फ 50,000, तो बाकी के 2 लाख रुपए हमने आपको एक तरह से उधार दे दिए। गाड़ी आप ले गए, पैसे आप दे के नहीं गए, तो 2 लाख रुपए हमने आपको उधार दे दिए, गाड़ी उधार पे दे दी, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्या। यानी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखो तो 2.5 लाख रुपए की गाड़ी के जब हम 3.5 लाख रुपए चुकाएंगे, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चुकाएंगे, तो वो हमारे फाइनेंस चार्जेस हैं। बेटे आप कॉन्ट्रैक्ट को समझो ज़रा, जब हमारी जेब में किसी एसेट को लेने की हैसियत ना हो, लेकिन हम फिर भी उसको परचेज करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे होते तो आपको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, आपकी गाड़ी 2.5 लाख में मिल जाती है आपको। आप 2.5 लाख का चेक काटो, कंपनी आपको आज ही गाड़ी दे देगी, ऑनरशिप भी दे देगी। लेकिन आपके पास अगर पैसे नहीं है और आप उधार पे कोई गाड़ी लेके आते हो, तो आपको एक्स्ट्रा में पैसे चुकाने पड़ेंगे, जिसको हम फाइनेंस चार्जेस कहते हैं, आप उसे इंटरेस्ट भी कह सकते हो। तो मुझे ये जो कल्चर मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया अभी, ये कल्चर इंडिया में एट प्रेजेंट चल रहा है। और आप लोग जानते हैं इस बात को प्रैक्टिकली, इतने छोटे भी नहीं हैं आप, कि कोई भी सामान, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपके टीवी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, टेम्पो हो, सब इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। और इंस्टॉलमेंट में करना क्या होता है, आपने धीरे धीरे पैसे चुकाने होते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, हम इस सिस्टम को कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। और मैं इसके कुछ फीचर आपको एक एक करके बताऊंगा बेटे, सुनना मेरी बात। नंबर 1, जब इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नजर आए जो मैंने डिस्कस किया आपको शिव का नाम लेके, इसमें कुछ पैसा डाउन पेमेंट में दे देते हैं और बाकी का जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करा लेते हैं। और इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा जो उस एसेट का चुकाना है हमने, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी जाएगी जिसको इंटरेस्ट बोलेंगे हम। यानी ये जो 2.5 लाख रुपए हैं, हम इसको एक नाम दे देते हैं, इट इज कॉल्ड कैश प्राइस। कैश प्राइस मीन्स आप कैश लेके जाओ, आपको 2.5 लाख ही देने हैं। जब मैं इसमें ऐड कर देता हूं इंटरेस्ट जो मेरे फाइनेंस चार्जेस हैं, तो ये बन जाता है HPP। HPP का मतलब हायर परचेज प्राइस। और हायर परचेज प्राइस में बेटे 2 चीजें शामिल रहेंगी, एक तो कैश प्राइस और दूसरा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की पेमेंट ओवर द पीरियड जाएगी। पॉइंट नंबर 1 मैं दोबारा बोलता हूं, पॉइंट नंबर 1, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें एसेट की कीमत पूरी नहीं देनी होती, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट देना होता है और बाकी का सारा पैसा इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स में प्रिंसिपल भी जाएगा, इंटरेस्ट भी जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बेटे, इसमें जो वेंडर पार्टी है, वेंडर मतलब बेचने वाला, वो अपने एसेट की डिलीवरी दे देते हैं कि आप गाड़ी ले जाओ, आप ट्रक ले जाओ, आप टेम्पो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। ऑनरशिप बायर की फेवर में तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देता। जब उसने सारे पैसे चुका दिए तब उसको वो एक NOC इशू कर देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि इसके सारे पैसे आ गए हैं, अब मैं आपको NOC दे रहा हूं, आप अपनी जो गाड़ी की जो RC है, रजिस्टर्ड कॉपी अपने नाम करवा लो। अब जैसे मैंने मर्सिडीज ली, बैंक से मैंने उसको फाइनेंस कराया,
मैं इंस्टॉलमेंट देता गया, तो मेरी गाड़ी की आरसी के ऊपर लिखा हुआ था HP विद HDFC बैंक। और जैसे ही मैंने लोन क्लियर किया, मैंने बैंक से लिया NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गया, मैंने उनको आरसी की कॉपी दी, अपना NOC दिया, अब दोबारा से कॉपी बन के आई है, अब उस पे से HP हट गया, अब वो टाइटल मेरे नाम हो गया। तो ऑनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि मैं सारी पेमेंट क्लियर नहीं कर देता। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई भी बायर, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, 60 इंस्टॉलमेंट हैं, 1 साल में 12 5 60, कभी भी बायर की जेब में पैसे शॉर्ट हो सकते हैं और हो सकता है कि वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करना बंद कर दे। तो हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है कि अगर कोई बायर अपनी पेमेंट करना बंद कर देता है, यानी वो डिफॉल्टर बन जाता है और वो पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, तो वेंडर पार्टी के पास राइट रहेगा कि वो कभी भी अपने एसेट्स को रीपोजेस कर सकता है। वेंडर के बंदे आएंगे, गाड़ी उठा के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप अभी भी उनके पास है, ऑनरशिप उन्होंने ट्रांसफर की नहीं है, तो वो कभी भी अपने बेचे हुए गुड्स को वापस ले जाएंगे। फिर बच्चे पूछ लेते हैं सर वो क्या करेंगे? वो उसको रिपेयर कराएंगे बेटे, सेकेंड हैंड मार्केट में बेचेंगे और अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। और ये गया काम से, जिसकी गाड़ी उठा के ले गए, ये गया काम से, वो गाड़ी को सेकेंड हैंड मार्केट में बेच के अपने पैसे ले लेते हैं। यानी रीपोजेशन करने का राइट वेंडर पार्टी के पास रहेगा। और हम इसकी अकाउंटिंग डिटेल में सीखेंगे कि रीपोजेशन के टाइम पे अकाउंटिंग कैसे होती है, रीपोजेशन कितने तरह का होता है, ये सारी बात हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। सामान हम किश्तों पे लेके आए हैं, ब्याज भी दे रहे हैं और प्रिंसिपल भी दे रहे हैं, ऑनरशिप हमें मिली नहीं है, पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे, वो अपना सामान उठा के वापस ले जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, ये जो बेटे हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, हायर परचेज जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ये आम तौर पे हाई वैल्यू गुड्स के लिए एंटर किया जाता है। हाई वैल्यू गुड्स का मतलब गाड़ियां, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो, जितने भी हाई वैल्यू गुड्स हैं उसके लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जिन चीज़ों को मार्केट में रीसेल किया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी की रीसेल वैल्यू है, ट्रक की भी रीसेल वैल्यू है, जितने भी हाई वैल्यू गुड्स हैं उन सब की रीसेल वैल्यू है, उन्हें मार्केट में दोबारा बेचा जा सकता है। तो रीपोजेस किया, रिपेयर कराया और सेकेंड हैंड मार्केट में बेच दिया। तो जितने भी हाई वैल्यू गुड्स हैं या जिनकी रीसेल वैल्यू हो सकती है, उस पे हम हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब आप पूछेंगे जिंदल सर ये कहानी चलो आपकी ठीक है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है सर? तो बेटे इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में 99% कॉन्सेप्ट सेम है, उसमें भी सब कुछ यही होता है। किश्तों पे लेके आते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी देते हैं, सारी चीजें सेम है, लेकिन उसमें एक चीज का डिफरेंस है, उसमें ऑनरशिप हाथों हाथ दे देते हैं, ऑनरशिप की वेट नहीं करते हम। और ऑनरशिप हाथों हाथ देने की वजह से डिफॉल्टर का सामान उठाया नहीं जा सकता, रीपोजेस नहीं किया जा सकता। उसके लिए सिर्फ आप उस पर कोर्ट में केस कर सकते हो और लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू पैसे ले सकते हो। हायर परचेज में आप अपना सामान वापस उठाते हो, बेच के पैसे रिकवर कर लेते हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में हम सामान नहीं उठा सकते क्योंकि ऑनरशिप हाथों हाथ दे देते हैं। उसका रीजन बेटे ये है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर हम उन्हीं गुड्स की बात करते हैं जो रीसेल नहीं हो सकते। टीवी, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ये जितने भी हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स हैं, इनको अगर हम वापस उठा भी लेंगे तो बेचेंगे कहाँ? सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू बहुत कम होती है बेटे, मार्केट में पैसा रिकवर नहीं हो पाता, तो लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू जाना ही बेटर रहता है। तो जितने भी गुड्स की लो वैल्यू है, या आप ये कह सकते हो जिनको मार्केट में रीसेल करना बड़ा मुश्किल है, वहां पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, और जहां पे रीसेल हो सकती हैं चीजें मार्केट में, वहां हायर परचेज सिस्टम है। हाई वैल्यू गुड्स, लो वैल्यू गुड्स।
सामान दोनों जगह किश्तों पे लेके आते हैं, दोनों जगह ही हम उसमें फाइनेंस चार्जेस पे करते हैं। बस इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम वहाँ पे ऑनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ पे ऑनरशिप लास्ट पेमेंट के बाद जाती है। वहाँ पे गुड्स को रीपोजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पैसे रिकवर होने नहीं, कंज्यूमेबल गुड्स हैं। अब एप्पल का आईफोन है, आप 1 लाख रुपए का नया लेके आए, मार्केट में बेचने जाओगे तो उसके पैसे बहुत कम मिलेंगे आपको। इन चीज़ों की वैल्यू तभी तक है जब तक शोरूम में पड़ी होती है। एक बार फ्रिज टीवी आपके घर पे आ गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। एक और बात बेटे, जितने भी हायर परचेज के ट्रांजैक्शंस हैं, इनके ऊपर बना हुआ है हायर परचेज एक्ट 1972, HP एक्ट। और जो हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम है जिसमें ऑनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर कर देते हो आप, उस पे लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे में आता है और ये HP एक्ट के दायरे में आता है। और दोनों में एक ही डिफरेंस है, और वो है रीपोजेशन का। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में गुड्स को रीपोजेस करने का फ़ायदा कोई नहीं है। हम उसको कोर्ट में उसके ऊपर केस करेंगे और वहाँ जाके उससे पैसे लेंगे। और बेटे सच बात तो यही है कि लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी मार्केट में कल्चर है उधार पे माल बेचने का, लोग किश्तों पे ले रहे हैं सर। आप किसी भी शोरूम पे जाते हैं तो आपको EMI ऑफर करते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, वो भी EMI ऑफर करते हैं। तो वो ये मान के चलते हैं कि पैसा आ जाएगा, और अगर कोई बंदा पैसा रोक ले तो फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है उनको। तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। और सबसे मजे की बात यह है बेटे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टियां होती हैं, एक सामान बेचने वाली, एक सामान खरीदने वाली। सामान बेचने वाले को हम बोलेंगे हायर वेंडर, और सामान खरीदने वाले को हम बोलेंगे हायर परचेजर। हायर वेंडर, हायर परचेजर। और एग्जाम्स में इंस्टॉलमेंट सिस्टम का क्वेश्चन नहीं आता, हायर परचेज का आता है। उसका रीजन क्या है, हायर परचेज में रीपोजेशन इन्वॉल्व होने की वजह से क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के क्वेश्चन पेपर में इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां पे रीपोजेशन की अकाउंटिंग होती नहीं। हायर परचेज के क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि एग्जामिनर सारी चीजें पूछना चाहता है, तो रीपोजेशन की वजह से ये पूछा जाता है पेपर में। इसमें अकाउंटिंग ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी। तो 99% चांसेस हैं कि हायर परचेज का क्वेश्चन ही आएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हैं आपके। मेरी बात समझिए आप। तो 2 पार्टियां होती है बेटे, एक सामान बेचने वाली, एक खरीदने वाली। बेचने वाले को हम बोलेंगे हायर वेंडर और खरीदने वाले को बोलेंगे हायर परचेजर। इन दोनों की बुक्स हमें बनानी आनी चाहिए। सामान उधार पे खरीदने वाला और सामान उधार पे बेचने वाला अपनी अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कितने मेथड्स हैं, वो सब सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। और मुझे लगता है 4-5 लेक्चर तो लगेंगे इसके ऊपर। सर जिंदल सर एक डाउट आ रहा है। जिंदल सर हमने तो 11वीं 12वीं में यही पढ़ा था सर कि सेल और परचेज करने के 2 ही तरीके होते हैं जिंदल सर। एक तो सेल परचेज होती है कैश बेसिस पे, और एक होती है सर क्रेडिट बेसिस पे। नहीं बेटे, ये तीसरा टाइप है, हम इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। या तो सेल कैश में करोगे या उधार करोगे, उधार का पैसा 1-2 महीने में आ जाता है। और तीसरा टाइप है जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, वो है किश्तों पे, आसान किश्तों पे। EMI का मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, आसान मासिक किश्तों पे। सर इंस्टॉलमेंट सेल तो ठीक है, क्या ये ज़रूरी है कि इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे हो? ना। इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकते हैं, सेमी एनुअल हो सकते हैं, एनुअल हो सकते हैं, 2 ईयरली हो सकते हैं। जैसी इंस्टॉलमेंट होगी वैसा ब्याज होगा। इंस्टॉलमेंट मंथ बाय मंथ आएगी तो ब्याज भी मंथ बाय मंथ लगेगा। इंस्टॉलमेंट एनुअल आएगी तो ब्याज भी एनुअल बेसिस पे लगेगा। 2 ईयरली आएगी तो 2 साल का ब्याज लगेगा। नहीं समझे बात, मैं बताता हूँ।
मान लो कैश प्राइस है बेटे 2.5 लाख रुपए का, ठीक है सर। इसकी डाउन पेमेंट है 50,000 रुपये, ठीक है सर। बाकी कितने बचे? 2 लाख रुपए, ये बैलेंस बच गया। इसकी 4 किश्तें बना दी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जब मैं बोल रहा हूँ ईयर तो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 50,000 रुपए की 4 किश्तें हैं बेटे इस पे। अब ये 50,000 की जो 4 किश्तें हैं, ये मैं आपको प्रिंसिपल की बता रहा हूँ, अभी मैंने इंटरेस्ट की बात नहीं करी। मान लो इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो मेरे हिसाब से पहले साल का जो ब्याज है वो 20,000 रुपये बनेगा। 2.5 लाख रुपए की गाड़ी थी, 50,000 उनको दे दिए, उनको बोला जी 2 लाख बच गए हैं, ये 2 लाख रुपए का हम लोन लेना चाहते हैं आपसे। तो पहले साल का ब्याज बनेगा 20,000 रुपये, 2 लाख का 10%, तो 50,000 ये, 20,000 का ब्याज, तो इंस्टॉलमेंट जाएगी 70,000 रुपये की। अब 2 लाख में से 50,000 कट गए, अब मेरे पास लोन कितना बच गया? 1.5 लाख रुपए का। तो 1.5 लाख का 10% 15,000 का ब्याज है, तो 15,000 का ब्याज, 50,000 का प्रिंसिपल, 65,000 रुपये की किश्त आपको देनी पड़ेगी एनुअल। अब मेरे पास बच गए 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना बचेगा? 10,000। 10,000 का ब्याज मुझे इसमें ऐड करूंगा 60,000। अब कितने बच गए? 50,000। 5,000 का ब्याज ऐड करूंगा 55,000। सीधी सीधी बात, पहले साल का आउटस्टैंडिंग लोन है 2 लाख, दूसरे साल का आउटस्टैंडिंग लोन है 1.5 लाख, तीसरे साल का आउटस्टैंडिंग लोन है 1 लाख, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लोन है 50,000। जितना जितना लोन होगा उतना उतना ब्याज होगा, धीरे धीरे लोन कम होता जाएगा, ब्याज कम होता जाएगा। पहले साल का ब्याज 20,000, फिर 15,000, फिर 10,000, फिर 5,000। जैसे जैसे लोन कम होता जाएगा ब्याज कम होता जाएगा। और इंटरेस्ट कैलकुलेट हमेशा करते हैं लोन पे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। ये कैलकुलेशन करनी होती है बेटे बस आपने। तो इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग वेंडर के बुक्स में भी करना सीखेंगे, परचेजर के बुक्स में भी करना सीखेंगे। खरीदने वाला क्या लिखता है, बेचने वाला क्या लिखता है, ये सारी बातें करेंगे हम। पर मुझे लगता नहीं बेटे कि कोई मुश्किल काम है इसके अंदर। जैसे हम लोन अकाउंट नहीं बनाते, एक सिंपल लोन अकाउंट, 2 लाख का लोन, 20,000 का ब्याज, 70,000 दे दो। 1.5 लाख का लोन, 15,000 का ब्याज, 65,000 दे दो। तो ब्याज ऐड करके देना है आपने। तो कैश प्राइस के अंदर इंटरेस्ट ऐड करते जाओ, पेमेंट करते जाओ। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको जरा थोड़ी सी बेसिक बातें लिखवाता हूं और फिर एग्जाम्पल कराता हूं। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, जब तक आपकी कमांड नहीं हो जाएगी एंट्रीज पे और एग्जाम्पल्स पे और क्वेश्चंस पे, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। मैं आराम से पढ़ाऊंगा बेटे आपको। अभी मैंने चैप्टर शुरू भी नहीं किया, और मुझे लगता है जितनी बात मैंने अभी बोली है किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम तो बेटे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पढ़ रहे हैं चैप्टर को। तो लिखिए जरा, मैं अगर आपको लिखवाना चाहूं, यहां लिखिए जरा, मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। under hire purchase system,
under hire purchase system, hire purchaser acquires an asset from hire vendor on installment basis. वो भी इंस्टॉलमेंट है, ये भी इंस्टॉलमेंट है, बात तो इंस्टॉलमेंट की चल रही है, पैसा था नहीं, किस्तों पे ले लिया हमने, तो आपको थोड़ी सी पेमेंट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। नहीं तो कोई बंदा किसी को उधार क्यों देगा। बट ownership of goods will be transferred by vendor to purchaser after making payment in case purchaser makes any default in the payment of installments, then